हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे एयरफोर्स ग्रुप वाई रेगा के लिए जो मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक किया था। हमने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे और इसकी पीडीएफ मैंने 2 तक दे दी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे आपको इजीली सर्च करना है @A2Z स्टडी और आप टेलीग्राम चैनल को खोज पाओगे। उसको ज्वाइन कर लेना। 12-13 हज़ार बच्चे होंगे टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लो बिकॉज वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर वाई ग्रुप के अगर मॉक टेस्ट लगाने के बारे में सोच रहे हो तो बेस्ट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे आसानी से A2Z स्टडी ऐप के ऊपर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में A2Z स्टडी ऐप का, आपको ऐप को डाउनलोड करना है और वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट को बाय करके यहाँ से लगाना है। आप इधर उधर ज़्यादा भटको मत। मॉक टेस्ट के मामले में वाई ग्रुप में सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट मैं दूंगा, नॉन वर्बल के साथ में, वीडियो सोल्यूशन के साथ में। जस्ट 120 रुपीज़ के अंदर आपको बेस्ट मॉक टेस्ट मिलेंगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, बाय करने में प्रॉब्लम हो, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787। ठीक है, या फिर अगर आप पेड बैचेस ले लेते हो कम टाइम के अंदर बेस्ट तैयारी के लिए वाई ग्रुप की, तो आपको मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी बैच के अंदर मॉक टेस्ट भी मिलेगी, वीडियो कोर्सेज भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको कंप्लीट पीडीएफ्स भी मिल जाएगी। जितनी हमारी पीडीएफ्स आती हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो आपको कुछ नहीं करना है, A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और ये 600 रुपीज़ की जो है बैच को ज्वाइन कर लेना है, ताकि इस बार कम टाइम में अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट 40+ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ मिल जाएंगे, वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे रागा और इंग्लिश की, और दबा के तैयारी कर पाओगे आप। अगर आप सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है 250 रुपीज़ में। वो क्या आपकी पीडीएफ मिल जाएगी और बढ़िया से तैयारी कर पाओगे आप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग क्या कह रहा है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 138 छात्रों के औसत अंक 65 हैं। ठीक है, अभी कहीं पे है, मान लो कोई क्लास वाला सा है, ठीक है, जही क्लास या स्कूल है, वहां पे टोटल मिला के मान लो अगर 138 स्टूडेंट है तो उनके एवरेज जो रहते हैं ना, मार्क्स 65 है। अगर कोई और क्लास है तो उसमें अगर 69 स्टूडेंट्स है तो उनकी एवरेज कितनी है? 68 मार्क्स उनकी एवरेज है। तो दोनों कक्षाओं को मिलाने पर उनके एवरेज मार्क्स कितने होंगे, ये चीज़ बताना है। तो सिंपल सा सवाल है भाई, पहले वाली कक्षा का एवरेज देखो 138 लोग थे, उनका सम कितना होगा, टोटल नंबर कितना था, तो एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फर्स्ट क्लास का मिल जाएगा। सेकंड क्लास का मार्क्स जोड़ देते हैं, 69 लोग थे, 68 लोग, उनका क्या 69 लोगों का एवरेज 68 था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका सम मिल जाएगा। और दोनों के सम को ऐड करके, ठीक है, इसके और इसके सम को ऐड करके, आप मल्टीपल सोच रहे हो कि मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैं सम बोल रहा हूँ। तो ये सम किस चीज का मिलेगा? सबके मार्क्स का सम मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे, दोनों का, ये क्लास 1 एंड क्लास 2 का। तो जो वैल्यू मिलेगा उन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, टोटल लोग जो है ना 138 लोग और 69 लोग, इनको ऐड कर देंगे। तो 138 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 8970। ठीक है, अगर 69 को 68 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 4692। अब ये टोटल कितने लोग हैं? 207 लोग हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये 207 लोग से मल्टीप्लाई कर दोगे, 66 टाइम में कट जाएंगे, तो करेक्ट आंसर आपका नंबर डी बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना जनाब? डी जो है आपका बिल्कुल भी सही आंसर है। आप खुद से ट्राई करके देखो एक बार, आपके इतना ही आंसर आने वाले, बिकॉज आंसर सही है बिल्कुल। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो उनके क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा? सबसे पहले तार की लंबाई क्या होगी? मैंने ऐसे सवाल पिछली में क्वेश्चन में भी कराया था, मॉक टेस्ट में या फिर मैथ वाले में, कि देखो कोई भी सर्कल है या फिर कोई भी स्क्वायर है, आयत है, मतलब रेक्टेंगल है, कुछ भी है, उसकी तार की जितनी लंबाई होगी ना वही उसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर निकालने से पहले उनकी तार की पेरीमीटर जानने के लिए उनकी तार की लंबाई को पता करना होगा। तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? कहोगे सर कुछ नहीं, बस सर्कल का पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाता है मेरे को ये बताओ? कहोगे सर कुछ नहीं, 2πr होता है। ठीक है, तो 2πr में पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28। तो उसकी परिधि निकाल लो यहाँ से, तार की लंबाई मिल जाएगी। तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, तो 176 मीटर लंबी तार है। ठीक है, अब कहोगे ना कि ठीक है चलो ये तो सही है, तो आप बताओ ये कितना है? स्क्वायर का एक वर्ग है ना, वर्ग का एक साइड की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? वर्ग बना लेते हैं हम लोग पहले। एक स्क्वायर की वन साइड की वैल्यू कैसे मिलेगी? ए और ये 4a है, चारों को जोड़ेंगे तो तार की लंबाई के बराबर वैल्यू होगा, तो a बराबर हो जाएगा 44। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ये बताओ? कहोगे सर कुछ नहीं, बस 44 का स्क्वायर कर दो। और मैं पूछी 44 का स्क्वायर कितना होता है?
कहोगे सर 1936 होता है, ठीक है। इसका एरिया हो गया। सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे? कहोगे सर अगर 2 पाई आर की वैल्यू 176 है तो आर की वैल्यू भी ऑलरेडी सवाल में दे रखा है 28, ठीक है। हमने तो इसका यूज किया किस लिए? तार की लंबाई के लिए। तो हमको डायरेक्टली एरिया निकाल लो, पाई आर स्क्वायर होता है तो 22/7 इंटू 28 तो ये आपको 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको? 22, 4 एंड 28 को मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनका एरिया हो जाएगा 2464। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, तो 24 64 में से आप घटा लो 1936 को, जो भी आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर सही वाला हो जाएगा। 528 आ जाना चाहिए आपको करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, अगर 528 आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेना आप लोग। मैं चेक इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप भी खुद से भी एक बार कैलकुलेशन कर लोगे, अगर मेरी वीडियो को देख के कर रहे हो तो, ठीक है। तो वीडियो देख के कब तक चलेगा काम, खुद से भी थोड़ा सा करने का सीखो। फिर क्या रहा, अगर किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा देंगे और उसकी चौड़ाई को 20% कम कर देंगे तो उसका एरिया में क्या परिवर्तन हो जाएगा? देखो हमने पढ़ा था ना 3 चीजें, जब R1 भी बढ़ेगा और R2 भी बढ़ेगा उस सिचुएशन में क्या करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2/100 करते हैं। लेकिन कह रहा है ना कि एक बढ़ेगा, R1 बढ़ेगा और R2 क्या होगा? घटेगा। तो सिचुएशन में करते हैं R1 माइनस R1 इंटू R2/100। और कभी कभार सिचुएशन उल्टा हो जाता है कि R1 भी घटेगा और R2 भी घटेगा, तो R1 प्लस R2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई? माइनस R1 इंटू R2/100 कर ले, दोनों अगर घटेगा तब ऐसा कुछ करेंगे। खैर चलो, यहाँ पे एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है तो ये वाला यूज करेंगे। R1 क्या है भाई? 20% बढ़ रहा है और R2 क्या है? 20% कम कर रहा है। तो आपको करना R1 माइनस R1 इंटू R2/100। देखो सीन क्या है ना, मैं ऐसा क्यों R1 R2 कर रहा हूँ? देखो ये 20% बढ़ रहा है तो 20 पॉजिटिव हो गया, 20 घट रहा है तो -20 कर लो। तो मान लेते हैं ना सबको हम प्लस कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमको एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, सबको प्लस में पढ़ना है। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। R1 क्या है? 20 है, R2 क्या है? -20 है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस मिल के क्या बन जाएंगे? -20 इंटू 20/100, यही हो जाएगा ना आपका। बस ये 20 कट के क्या हो जाएंगे? 0। ये क्या हो जाएगा? 0 0 कट के क्या हो जाएगा? -4। तो वैल्यू मिल जाएगी -4, है ना। तो हो जाएगा -4 का मतलब 4% की कमी हो गई। प्लस में वैल्यू आता तो क्या हो जाता? इंक्रीज हो जाता। माइनस में वैल्यू को डिक्रीज कहते। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लो कि 50 फॉर्मूले आप पढ़ा रहे हो, बस प्लस माइनस मान के रख लो, बस एक ही फॉर्मूला पे प्लस R, मतलब सबको प्लस याद रखो और बस याद रख लो जब बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू प्लस, जब घटेगा तो उसकी वैल्यू माइनस, ऐसे करके रख लेना, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आगे देखो, प्याज के दाम में अगर 50% की वृद्धि कर देंगे, ठीक है, तो उसके व्यय को नियंत्रित करने के लिए खपत में कितने % की कमी करेंगे? तो जब भी % कमी निकालना हो तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको? 100 माइनस R% डिवाइडेड बाई 100। देखो 100 मल्टीप्लाई R%, और कमी कह रहा है तो प्लस कर दोगे R%। प्लस हमने क्यों किया? कमी पूछ रहा फिर भी प्लस किया, रीजन क्योंकि ऊपर में 50% को बढ़ाया जा रहा था, इसलिए हमने प्लस कर दिया, ठीक है। और यही कहता है ना, वृद्धि कहता तो माइनस कर देते बिकॉज ऊपर में कमी लिखा होता, सवाल ही ऐसा देता है। तो 100 इंटू 50 और 100 जोड़ दो 150, तो 50 से 3 बार में कट जाएगा 100/3%। सिंपल सा लॉजिक था, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। सवाल देखो 5th कह रहा है कि एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 16:11 के रेशियो में क्या होता है भाई? वृद्धि हो जाता है। तो मेले में आने वाले लोगों की संख्या 19:9 के रेशियो में कम हो जाती है। तो इस संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी? तो जब भी मैंने एक पढ़ाया था आपको, यूट्यूब पर भी पढ़ाया था, फ्री कोर्सेज के अंदर और पेड कोर्सेज के अंदर सेम चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। ये दोनों चीजें पढ़ाई थी। जब भी ऐसा हो ना कि किसी चीज में किसी एक फिक्स रेशियो में वृद्धि हो रहा है और एक फिक्स रेशियो में कमी हो रहा है, तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उनके रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा भाई? 19 209 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 9 144। तो इस रेशियो में क्या होगा? वृद्धि होगा कि कमी होगा? ये सवाल आता है, ठीक है। अब ये वृद्धि होगा कि कमी होगा, ये सवाल आता है। तो देखो ऊपर में जो वैल्यू है बड़ा है, नीचे में छोटा है, तो समझ लो ना कि ये जो हो रहा है वो कमी हो रहा है। ऊपर में वैल्यू बड़ा है और नीचे छोटा है तो कमी हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा? देखो 11:16 हमने लिखा 11/16,
में वृद्धि हुआ, ऊपर में छोटा था नीचे बड़ा था तो वृद्धि हो रहा था, और 19:9 के रेशियो में कमी हो रहा, मतलब ऊपर में जब बड़ा है नीचे छोटा तो कमी यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल गया, डिक्रीज हो रही है वहां पे कुछ। ठीक है, तो उसी तरीके से याद रखना, हमको याद रखना नहीं है कि ऊपर बड़ा छोटा, क्वेश्चन में ही सब छुपा होता है। ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो समझ लो पहले की अपेक्षा में कमी हो रही है, 209 रेशियो 144 रेशियो में कमी हो रही है भाई, बात क्लियर है। चलो 6 नंबर देखो, एक व्यापारी के पास 13 क्विंटल चावल थे, सॉरी गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा, देखो 1 क्विंटल में कितना केजी होता है भाई, ये बताओ, 100 केजी पता है ना, तो 13 क्विंटल में कितने केजी हो जाएंगे, ओके सर 1300 केजी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 13 क्विंटल थे उसके पास गेहूं थे, बिट, उसने कुछ हिस्सा 14% के प्रॉफिट पे बेच दिया, बाकी को उसने 24% के प्रॉफिट पे बेच डाला, ओवरऑल उसको 18% का प्रॉफिट हुआ, तो मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगाएंगे। फिर कह रहा है 24% पे कितना प्रॉफिट हुआ, देखो पहले वाले पे 14%, सेकेंड वाले पे 24% और दोनों को मिला के कितना परसेंट हुआ, 18% का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस माइनस कराते हैं बड़े में से छोटे को, ये पहला रेशियो और सेकंड रेशियो क्या मिलेगा, 18 में से 14। अब जरूरी नहीं है कि 14 में से 18 करेंगे, नहीं, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो मिलेगा ये 6 रेशियो 4, मतलब 3:2 का रेशियो मिल गया। अब 24 वाला पूछ रहा है वैल्यू बता, तो 24 वाला का रेशियो क्या है 2, तो 24% पे कितना का प्रॉफिट या हुआ, क्या पूछ रहा है, तो 2 बाई नीचे क्या लिखोगे, 3 + 2 ऐड हो जाएगा 5, और टोटल कितना गेहूं था 1300 केजी, तो ये कटा लो, 65 बार में कट जाना चाहिए, 65 बार में नहीं कटेगा, 26 बार में कटेगा ये, कि 5 से अगर 100 को घटाते तो 20 बार में कटता, 13 दूनी 26, 200, ठीक है 60 बार में कट जाएगा आपका। यहाँ से समझ में आ गया, तो क्या बन रहा है आपका ये, अच्छा 26 दूनी 52, सिंपल से 520, कभी कभार माइंड हैक कर जाता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो 520 का ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ये कैलकुलेशन आज पूरा का पूरा कैलकुलेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर, कोई इशू नहीं है। 7 नंबर देखो, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से लगकर खड़ी है, मतलब देखो सीढ़ी अगर लगी है ना तो सीढ़ी ऐसे लगती है, मान लो ये दीवार हो गया, तो सीढ़ी कभी खड़ा खड़ा नहीं रहता, चढ़ेगा कहाँ से इंसान, उड़ के तो चढ़ेगा नहीं, सीढ़ी हमेशा कैसा होता है, ऐसे लगा होता है ऐसे, ठीक है, दीवार से ऐसे लगा होता है, पता है ना आपको। और ये मान लो दीवार है आपकी, और ये दीवार की हाइट कितनी है 10 मीटर, तो कह रहा है इस दीवार का बेस से लेके और ये सीढ़ी का बेस के बीच में जो है ना वो 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो बता सीढ़ी के पैर से, मतलब ये सीढ़ी के पैर से दीवार की दूरी कितनी है, इसकी पूछ रहे डिस्टेंस क्या है, तो देखो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, अगर ये ट्रायंगल मान ले ABC तो, और नीचे वाले को कहते हैं भैया बेस, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, कहोगे सर अपने शुद्ध भाषा में बात करें तो लंब बटा आधार कहते हैं, और अगर विदेशी भाषा में बात करें तो परपेंडिकुलर बाई बेस कहते हैं, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कहोगे इतना पता रहता है तो हम एयरफोर्स नहीं निकाल लेते, लंब की वैल्यू 10 दे रखा है और ये बेस को बेस ही रहने दो, तो होता है 1/√3, और 30 डिग्री का वैल्यू tan का, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू tan√3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है ना। तो बच्चा सुनो एक बात, एग्जाम में जाने से पहले ये हाइट एंड डिस्टेंस नामक का जो चैप्टर है उसको तो पढ़ ही लेना, साथ में ट्राइगोनोमेट्री में जितनी चीजें होती है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जो भी चीजें हैं, इनकी परफेक्ट वैल्यू याद रखो, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, एटलीस्ट इतना आपको वैल्यू जुबान पे रटा होना चाहिए, और साइन से लेके कॉसेक तक का, ठीक है, पूरा का ये तो वैल्यू याद रखना है। और किसकी वैल्यू क्या होती है, लंब बटा आधार, मतलब क्या है ना यहाँ पे tan थीटा बराबर बेस पर क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बटा बेस, इस तरीके से पूरा फॉर्म याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन बनते हैं और इसके मदद से आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी बनता है, ठीक है। चलो 8 नंबर सवाल देखो, कह रहा है 144 किलोमीटर डिस्टेंस को 3.2 घंटे में तय करने के लिए मीटर पर सेकेंड में कार की औसत गति क्या होगी। भाई मीटर पर सेकेंड को अभी रहने दो साइड में, पहले किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से निकालेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस है 144 किलोमीटर और ये टाइम दे रखा है 3.2, तो 32/10 रख लो, हमारा जीवन आसान हो जाता है कैलकुलेशन के लिए, टाइम का आता पता लापता है, ठीक है। तो अगर 16 से डिवाइड करोगे 2 बार में कटेगा, ये 16 से 9 बार में कटेगा, और ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 9 × 5 इज इक्वल टू 45 आवर्स, ठीक है।
45 घंटे। अच्छा रुको रुको, हमको टाइम नहीं निकालना था, हमने गड़बड़ कर दिया, घंटा नहीं, स्पीड निकालना था। कुछ ज़्यादा स्पीड में चले गए स्पीड निकालने के चक्कर में। तो ये 45 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपका। कहोगे जनाब 45 किलोमीटर प्रति घंटा साइड रखो, ऑप्शन में नहीं है, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो 45 को 5/18 से आप अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 पच्चीस 45, तो 25/2, जिसको शुद्ध भाषा में कहते हैं 12.5 मीटर पर सेकंड, 12.5 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। चलो फिर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये अलबेला सा सवाल है आपके सामने। कह रहा है 52 मल्टीप्लाई 53 इंटू 54 मल्टीप्लाई डॉट 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 59, इनको मल्टीप्लाई करो और इनका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। कहोगे सर हमारे पास ना तो इतना फुर्सत है ना हमारे पास कैलकुलेटर है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें सर? देखो आपके पास ना तो कैलकुलेटर की जरूरत है ना तो फुर्सत की, बस आपके पास दिमाग की जरूरत है, जो कि इंसानों वाली होनी चाहिए। आजकल बंदर के पास भी आपसे ज्यादा दिमाग है। अगर आप समझ पाओगे ना, देखो ये क्या है 52 53 54 कंटिन्यू है, तो आगे क्या होगा 55 56, अब उसको रहने दो साइड में। अब जहां 54 और 55 को आपने किया मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना, 54 और 55 को जहां मल्टीप्लाई किया 54 इंटू 55, तो इनका यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा? ये तो 5 के 20, तो मतलब 0 मिलेगा। अब जहां एक बार यूनिट डिजिट 0 मिल गया, समझ रहे हो ना बात, पूरी दुनिया को 0 कर देगा ये, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा बस। या फिर आप 52 को 55 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 56 को आप 55 से मल्टीप्लाई कर लो, इन सब का यूनिट डिजिट क्या मिलना है? 0 मिलना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 10th नंबर सवाल कह रहा है किसी संख्या को 387 से भाग देने पर, ये पर को प्र लिखा गया है बाय मिस्टेक, कोई इशू नहीं है, देने पर शेषफल 48 मिलता है। देखो रिमाइंडर क्या मिल रहा है उसका? 48। तो मान लो किसी संख्या को ना क्या मान लो 387 को अगर हम x से डिवाइड दे रहे हैं तो 48 मिल रहा है। तो ये भाज्य बराबर क्या होता है? x बराबर भाजक गुने भागफल। तो भागफल मतलब भागफल 1 मान लेते हैं, डायरेक्टली हम लोग रिमाइंडर से इसको ऐड कर देते हैं, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सुनो ना, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पूरा इतना नहीं करना। जब भी क्या है ना कि किसी संख्या से भाग देने पर इतना शेष प्राप्त होता है, तो वो संख्या बराबर पता है क्या किया करो? नंबर बराबर जिससे भाग देने के लिए कहे 387 और जो रिमाइंडर मिले दोनों को जोड़ दो, वो नंबर मिल जाएगा। तो 7 7 14 और 1 15 8 4 12 1 13 और ये 435 नंबर आ गया। अभी 435 को हम करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे? नहीं ठीक है, 48 से भाग देना है ना, यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं कि किस चीज से भाग देना है। तो संख्या को 43 से भाग देना है, 48 से नहीं 43 से भाग देना है। तो अब इसको हम 43 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? पहली बात तो ये एक बार में कटेगा, फिर रिमाइंडर 5 बचेगा और ये बचा का बचा रह जाएगा, नल्ला आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो फिर कमेंट करके बताओ आपने अपनी जिंदगी में कितना स्कोर किया आज के सेट के अंदर। और जाने से पहले मॉक टेस्ट का लिंक, मतलब एडुकेटेड स्टडी ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो और मॉक टेस्ट लगाना ना बाय करके शुरू करो जनाब, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने। तो वीक में 2 मॉक टेस्ट भी फिलहाल एक दिन लगाओ, बढ़िया रहेगा। रेगुलर नहीं लगाओ, अभी 2 मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। बाकी पेड बैचेस से जुड़ते हो तो कहानी आपकी हम लोग मतलब पूरी की पूरी कहानी खत्म कर देंगे, प्रिपरेशन बढ़िया से। और मॉक टेस्ट इतना दे देंगे कि आपका खत्म ही नहीं होगा। 40+ मॉक टेस्ट है, क्या चाहिए? अब रेगुलर भी एक लगाओगे तो एग्जाम तक पहुंच जाओगे, ठीक है। जाओ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना कि किस तरीके से बैचेस को ज्वाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।